हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं हीरशा, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया था, दैट वाज स्टाफिंग। स्टाफिंग हमारा पूरा हो चुका था, वन शॉट वीडियो था जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया था। आज वैसे ही वन शॉट वीडियो हमारी होने वाली है ऑन चैप्टर डायरेक्टिंग। आज हम लोग करेंगे डायरेक्टिंग, पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास। जितना भी है आज एक ही क्लास में सब कुछ इट विल बी डन। डायरेक्टिंग में सबसे पहले हमें उसका मीनिंग के बारे में जानना है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट मतलब किसी को दिशा दिखाना। यू हैव टू शो अ वे टू समवन। तो इसमें मैनेजर क्या करते हैं डायरेक्टिंग में, दे आर शोइंग अ वे टू देयर सबऑर्डिनेट्स, ताकि उससे क्या हो सके, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर पाएंगे। डायरेक्टिंग में वो उन्हें क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दिया है जिसमें ये सारे कीवर्ड्स हैं, वो आने ही चाहिए आपके आंसर में। देखिए, डायरेक्टिंग, यहाँ पे इट की जगह आप आंसर में लिख सकते हो, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल। कौन से हैं, 5 याद रखने हैं। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल। क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। It does not only involve orders and instruction but includes many elements। भाई सिर्फ ऑर्डर नहीं देना है आपको कि हाँ चलो तुम ये करो तुम ये करो, नहीं। सिर्फ डायरेक्टिंग में उन्हें सिर्फ डायरेक्शंस नहीं देने हैं, साथ में आपको सुपरवाइज भी करना है, क्या भाई सही से काम हो रहा है। आपको उनको मोटिवेट करना है, यू हैव टू बिकम अ लीडर फॉर देम। आपको उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, बराबर। सो सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर्स नहीं देने हैं, ओनली ऑर्डर्स सिर्फ नहीं देने हैं। ऑर्डर्स के साथ साथ उन्हें सुपरवाइज करो उनका काम, उसके बाद उन्हें मोटिवेट करो, भाई सब करो, केवल ये चीज मत करो, बराबर। सो दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग मीन्स। डायरेक्टिंग हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है। मैनेजर के अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। उन सबको उसे दिशा दिखानी पड़ेगी या नहीं, उन सबको उसे मोटिवेट करना पड़ेगा या नहीं कि हाँ भाई यू ऑल वर्क, आप लोग काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, येस और नो। सो डायरेक्टिंग हर एक मैनेजर को करना पड़ता है। डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस है। ऑब्वियसली मैनेजर अगर कर रहा है तो वो तो मैनेजरियल प्रोसेस ही होगा ना, बराबर। जो 5 फंक्शंस हमने पढ़ते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, सारे मैनेजर्स ही तो करते हैं, और कौन करेगा। ये सारे फंक्शंस जो हम कर रहे हैं वो सारे मैनेजर्स के हैं। तो ये अगर मैं पॉइंट आपको ना भी बोलती ना, इट वुड हैव बीन ओके, बराबर। इसमें क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ ये होता है। थ्रू आउट द लाइफ का मतलब क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जो कभी जाके रुक जाएगा। आपको हमेशा एक लीडर बन के आपके जो फॉलोअर्स हैं आपको उन्हें गाइड करना पड़ेगा। आपको आपके सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना पड़ेगा। यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर सबऑर्डिनेट्स। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब देखिए, हमें अगर आप देखेंगे सिलेबस में हमें कंसेप्ट बोला था, यस और नो, डायरेक्टिंग का कंसेप्ट हमें कहा था। जब कंसेप्ट की बात करते हैं तो उसमें मीनिंग और फीचर्स दोनों आते हैं। सो अगर आप कंसेप्ट में सोच रहे मीनिंग करके चले जाते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना, फीचर्स करके जाना। फीचर्स नहीं किए तो एवी मार्क्स से हाथ गवा बैठोगे। सो डायरेक्टिंग के हमें एक फीचर्स कंसेप्ट करना है, सो हम लोग उसके फीचर्स भी करेंगे। सो इसमें देखिए डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। देखो क्या कह रहे हैं, मैनेजर को काफ़ी सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं ना, उसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब कुछ उसे करना पड़ता है। बाकी के ये जो फंक्शंस हैं ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए। दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग कि भाई कोई एक्शन लेना है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट डायरेक्टिंग क्या करता है, वो एक्शन लेने के लिए फर्स्ट स्टेप है।
बाकी सारे क्या करते हैं, हमें प्रिपेयर कर रहे, हो यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना है करना है करना है। बट डायरेक्टिंग क्या करता है, वो हेल्प करता है कि आपको करना है ना, चलो आई विल हेल्प यू टेक द फर्स्ट स्टेप। सो डायरेक्टिंग क्या करता है, इट इनिशिएट्स एक्शन। भाई हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग होता ही है, हर एक लेवल। कौन से 3 लेवल है, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। हर 3 लेवल में आपको डायरेक्टिंग मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसमें डायरेक्टिंग ना करना पड़े। टॉप लेवल वाले जो है वो किसे डायरेक्ट करेंगे, मिडिल वालों को। मिडिल किसे डायरेक्ट करेंगे, ऑपरेशनल को। ऑपरेशनल किसे डायरेक्शन देगा, ऑपरेशनल डायरेक्शन देगा टू द वर्कर्स। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी ही बताया ना, डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, चलता रहेगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक डायरेक्टिंग प्रोसेस चलता ही रहेगा, क्योंकि आपको हमेशा किसी ना किसी को सुपरवाइज करना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है, इंस्ट्रक्शंस देना है। ये कभी रुकेगा तो नहीं। एक ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा, वो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आपके वर्कर्स को मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बाद में इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम होता है, इसमें क्यों, इंस्ट्रक्शन अगर देने हैं, क्या मेरा सबॉर्डिनेट सुपीरियर को इंस्ट्रक्शन देगा या सुपीरियर सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा? हमेशा ये ऊपर से नीचे जाता है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं, बराबर। इसमें क्या कह रहे हैं, हर एक मैनेजर जो है अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन दे सकता है, बराबर। बस इतने ही थे, और ज़्यादा है ही नहीं इसमें फीचर्स। सबसे पहला कौन सा था, इनिशिएट्स एक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हो गए 4, संपला, खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस के ऊपर। क्यों इम्पोर्टेंट है डायरेक्टिंग, ऐसा क्या है डायरेक्टिंग में कि उसको इतनी ज़्यादा हमने अहमियत दी है। इम्पोर्टेंस की जगह आपके लिए ये वर्ड भी यूज़ हो सकता है, सो डोंट वरी। इम्पोर्टेंस की जगह दे कैन यूज़ द वर्ड सिग्निफिकेंस, दोनों सेम ही है। जैसे मैं आपको बता दूं, फीचर्स की जगह दे कैन यूज़ द वर्ड नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये वर्ड्स आ जाए तो सोचना नहीं अरे भाई ये कौन से आ गए, ये कहाँ पर था। भाई फीचर्स को हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, वैसे ही हम लोग इम्पोर्टेंस को सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। सो अभी इसके इम्पोर्टेंस क्या है भाई, मैंने आपको अभी हमने कहा ना, इट इनिशिएट्स एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एक्शन लेना है, जो फर्स्ट स्टेप लेना है, उस वो डायरेक्टिंग करता है, तो इम्पॉर्टेंट है ना। अगर डायरेक्टिंग नहीं होता तो भाई कैसे काम आगे बढ़ता, मैं लोगों को बता कैसे पाती, चलो तुम ये करो, तुम ये काम कर देना, तुम वो कर देना। ये इंस्ट्रक्शंस ही अगर नहीं देती तो मेरे सबॉर्डिनेट्स काम कैसे करते थे, पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी, मतलब लोगों को एकजुट काम करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। What have they written over here? Directing integrates employees' efforts in such a way that every individual efforts contributes to the organizational performance. हर एक इंडिविजुअल अपना अपना काम कर रहा है, उन्हें जो जो काम बोला है दे विल बी डूइंग दैट, बराबर। अब वो लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, बट ये जो है डायरेक्टिंग के थ्रू ये देखा जाता है कि सब अपना अपना काम भले ही कर रहे हैं, बट हर एक का काम कौन सी दिशा में जाना चाहिए, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है वो दिशा में सबके काम जाने चाहिए, कहीं कोई और दिशा में नहीं जाने चाहिए, बराबर। उसके बाद क्या कहता है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। भाई डायरेक्टिंग से क्या होता है, जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को बताता है, भाई तू बढ़िया है यार, तू सब कर सकता है, तेरे में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है दैट तुम तो पहाड़ तोड़ सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं कि दैट येस यू कैन डू इट, यू आर एक्चुअली वेरी गुड एट योर वर्क। उससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें टू डू द वर्क इन अ बेटर वे, टू परफॉर्म मच मोर बेटर। ये डायरेक्टिंग के थ्रू ही होगा ना, क्योंकि डायरेक्टिंग में हमने देखा था मोटिवेशन भी एक पार्ट है। गाइडिंग था, इंस्ट्रक्टिंग था, मोटिवेटिंग था, लीडिंग पीपल, वो सब हमने देखा था। सो मोटिवेट कर रहा है लोगों को और अच्छी तरह से काम करने में। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंज। देखिए डायरेक्टिंग में क्या हो रहा है, आप उनके लीडर बन रहे हो, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, आप उन्हें गाइड कर रहे हो,
तो इस वजह से क्या होता है, आप है ना अपने सबॉर्डिनेट्स को समझा पाते हो जो भी चीज़ें हो। मानो अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है कि एक नई मशीन आ जाए, एकदम नई टेक्नोलॉजी आई है और ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो मशीन आ गई तो बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगी। बट मशीन सीखने में थोड़ा दिक्कत लगेगा, तो वर्कर्स ने कहा भाई नहीं यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी आर सो मच यूज टू दिस मशीन दैट वी हैव, हम लोगों को नई मशीन नहीं चाहिए। तो डायरेक्टिंग की वजह से वो उन्हें गाइड कर पाएगा, उन्हें समझा पाएंगे मैनेजर कि भाई देखो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग सीख लोगे, वाई आर यू वरिंग सो मच, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या कर रहे हैं इसके थ्रू वो समझा रहे हैं कि भाई डोंट वरी। तो इससे क्या होता है, जो भी चेंजेस है उसे ये जो सारे एम्प्लॉयज़ है ईजिली अडेप्ट कर पाते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डायरेक्टिंग, बराबर। डायरेक्टिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए डायरेक्टिंग से कॉपरेशन होता है, लोग कमिटेड होते हैं कि यस वी वांट टू वर्क प्रॉपर्ली, हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छे से काम कर रहे हैं। सिंस ऑल दिस इज़ देयर, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, लोग एकदम अच्छा बैलेंस बना रहता है, यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता, कोई हर्डल नहीं, स्मूथली सारे काम हो रहे हैं। सो अगर डायरेक्टिंग इफ़ेक्टिव हो तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा पड़ता है, सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ईजी था राइट? सॉरी। सो कितने थे टोटल, 1 2 3 4 5। एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, हियर आई हैव गिवन यू एवरीथिंग इन बुलेट पॉइंट्स, करेक्ट, बट एग्जाम में इसे बुलेट पॉइंट में कतई नहीं लिखना। 1 2 3 4 5 हमेशा हमें नंबरिंग करना है, कभी भी बुलेट पॉइंट स्टार वैसे सब कुछ नहीं डालना है। नंबरिंग करो, ABCD लिखो या तो रोमन न्यूमरल्स में लिखो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आई थिंक दिस इज़ वे बेटर। 1 2 3 4 लिख के काम खत्म कर देना है, ठीक है। सो ऑलवेज राइट 1 2 3 4, नंबरिंग करनी है। डायरेक्टिंग हमें समझ में आ चुका। चलो अब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं। डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है सुपरविजन, फिर है मोटिवेशन, उसके बाद है लीडरशिप एंड फिर है कम्युनिकेशन। 4 है हमारे पास, उसमें से आपको इस बार सुपरविजन नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 करने हैं। यू डोंट हैव टू डू सुपरविजन, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, आई जस्ट चेंज द कलर। हमें सुपरविजन नहीं है। सो हैप्पी ना, हाश एक चीज़ तो कम हो गई यार, ऑब्वियसली एनीवन वुड बी हैप्पी। ये 3 चीज़ें ही करनी है, ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत इजी है यार, आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी। इन सब में भी हमें सब कुछ नहीं करना है, काफ़ी कुछ इसमें भी कट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इससे, मोटिवेशन से, फिर हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर, फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। चलो मोटिवेशन पर आ जाते हैं। हमें मोटिवेशन पता है क्या है, मोटिवेशन है ना एक इनर अर्ज होती है कुछ करने के लिए। मोटिवेशन अंदर से आती है, यस आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे कुछ अचीव करना है, ये एक अंदर से फीलिंग आती है यार हमें कि हाँ भाई लाइफ में कुछ अचीव करना है, यहीं के यहीं नहीं रहना है। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको मोटिवेशन है ना कि यार भाई अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आगे जाके अच्छी कॉलेज मिल पाएगी। ये जो चीज़ है आपको अंदर से आई है, दिस इज मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, मोटिवेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। स्टिम्युलेट करना उन्हें कि भाई करो ये, इससे आपका ही फायदा है, मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हैं ताकि क्या हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ये इनर फोर्स है, मैंने कहा ना ये इनर फोर्स है, अंदर से ये फीलिंग आती है हमें, जिससे क्या होता है एक इंसान है वो डिज़ायर्ड मैनर में चलता है कि हाँ भाई अच्छे मार्क्स तो चाहिए यार मुझे, तो तभी तो वो पढ़ेगा। जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आती ना कोई इंसान पढ़ता नहीं है, ये सबके साथ होता है ना, बराबर या नहीं। जब तक हमें ऐसा अंदर से नहीं होता कि यार अब बहुत हो गया, अब बहुत टाइम पास हो गया, नाउ आई हैव टू स्टडी,
तब तक वो कोई नहीं पढ़ेगा, नो मैटर आपको कितने लोग बोलने आ जाए भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट नहीं पढ़ता वो इंसान, है ना। वो अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए, एक बार वो हो गया ना उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, हाँ कि ना। चलो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, कंटिन्यूस चीज़ है। देखो आपको एक चीज़ मिल गई, उसके बाद आपके पास वो आ गई, आपको कुछ और चाहिए, वो मिलने के बाद आपको कुछ और चाहिए, भाई कभी ख़त्म ही नहीं होती यार, हमारी नीड्स ही ख़त्म नहीं होती, नेवर एंडिंग है यहाँ की ना, नीड्स हमारे नेवर एंडिंग है, हमेशा हमारे कोई ना कोई नीड्स होते ही है, एक ख़त्म हुई तो दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी, तीसरी तो चौथी। तो वो चीज़ लेने के लिए मानो मैं एक जॉब, अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ, ठीक है। अभी मेरी पहली नीड थी कि अरे यार अच्छा सा आईफोन चाहिए मुझे, मैं बहुत मेहनत की एंड आई बॉट एन आईफोन। मैंने क्यों इतनी मेहनत की टू बाय एन आईफोन ना, आईफोन मिल गया। मैंने मेरी फ्रेंड के पास देखा एप्पल वॉच, मैं बोला इसके पास है तो मुझे भी तो चाहिए ही चाहिए। मैंने और आई वॉज मोटिवेटेड टू वर्क मोर हार्डर सो दैट आई कैन बाय एन एप्पल वॉच। भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने यार देखा कि अरे यार गाड़ी तो होनी चाहिए ना सबके पास, एक गाड़ी ले ली मैंने। उसके बाद मैंने सोचा यार ये घर जो है थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, इसको मैं पूरा रिपेयर करवा देती हूँ। तो आई वॉज मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड ताकि मैं मेरे घर को अच्छे से रिपेयर करवा सकूँ। भाई मेरी नीड्स ही ख़त्म नहीं हो रही है, हाँ कि ना। इसलिए कंटिन्यूस है, मोटिवेशन आता ही रहेगा हमें अच्छे से काम करने का, हाँ कि ना। चलो अब मोटिवेशन के हम फीचर्स पर आते हैं। मोटिवेशन के फीचर्स क्या है, देखिए मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है भाई, अंदर से फीलिंग आती है कि लाइफ में कुछ तो करना है, ऐसे ही नहीं रहना है। एक अंदर से फीलिंग आती है जिससे हम लोग एक डिज़ायर्ड मैनर में काम करते हैं, जिससे हम लोग ऐसे काम करते हैं कि हमारी वो फीलिंग जो है, हमें जो नीड है हम उसे अचीव कर सके। मोटिवेशन से क्या होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। भाई आई एम मोटिवेटेड राइट, कि भाई आईफोन खरीदना है तो मैं मोटिवेट हो गई यार कि हाँ भाई मैंने और मेहनत की, तो गोल था ना मेरा, मेरा गोल क्या था, आईफोन खरीदने का, हाँ कि ना। सो दैट इज माय गोल। मोटिवेशन पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, पॉजिटिव या तो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे भाई, अगर देखो मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मुझे मेरे बॉस ने बोला मैं तुम्हें बोनस दूंगा इस बार अगर बढ़िया काम किया तो, मैं मोटिवेट हो गई, ओ माय गॉड बोनस मिलेगा, चलो बहुत अच्छा काम करो। बट मेरे बॉस ने अभी मुझे बोला भाई अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया है ना मैं तुम्हें यार पनिशमेंट दूंगा। मैं बोला ओ माय गॉड पनिशमेंट, एक काम करते हैं यार काम ख़त्म ही कर लेते हैं यार, कौन चाहेगा कोई पनिशमेंट मिले। सो मुझे जब बोनस मिला मैं खुश हो गई थी, ये पॉजिटिव मोटिवेशन था। बट जब मुझे पनिशमेंट की बात की, पनिशमेंट मतलब ऐसा हो सकता है कि मुझसे ओवर टाइम करवा रहे हैं, या तो मैं जो पोजीशन पे थी उससे मुझे नीचे वाले पोजीशन पे अभी रखा है, तो मैं खुश होंगी ये चीज़ से, नहीं राइट। तो ये हो गया नेगेटिव, बराबर। सो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भाई मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है क्या वो चीज़ आपको भी मोटिवेट करेगी, आई डोंट थिंक सो। एक चीज़ दो इंसान को, एक सेम चीज़ दो इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकती। मानो एक इंसान है उसे पैसे चाहिए, जब देखो पैसे चाहिए, उसको बॉस ने बोला भाई मैं तुम्हें बोनस दूंगा, वो मोटिवेट हो गया। बट एक दूसरा इंसान है उसको पैसे की कोई पड़ी ही नहीं है, ही डज नॉट वांट मनी, बॉस ने उसको बोला भाई तुम अच्छे से काम करोगे तुम्हें बोनस दूंगा, बोला आई डोंट केयर यार मुझे नहीं चाहिए आपका बोनस, आप रखो। तो दो इंसान को सेम चीज़ मोटिवेट नहीं करती है, बराबर। इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इजी मोटिवेशन के फीचर्स हो गए, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं। ये अभी एक थियरी थी जो हमारे मैस्लो भाई साहब ने बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे नीड्स है ना वो 5 स्टेप में हम लोग उसे हम डाल सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसे हम लोग हमारे नीड्स को 5 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। वो बोले हर एक इंसान की नीड्स होती है भाई, और हर एक इंसान की कोई ना कोई ऐसी नीड्स है।
मैं आपको ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थियरी है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी। मानो आप अभी अपने बिल्डिंग में नए नए शिफ्ट हुए हो, आप पहले कहीं और रहते थे, अब आप कहीं और रहने आए हो, तो आप वहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हो। आपको वहाँ पे सबसे पहले आप जब जाओगे तब आप क्या चाहोगे कि भाई मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी आता हो, गैस हो ताकि खाना बना सके, हाँ कि ना? या आप सबसे पहले आप यही देखोगे कि हाँ मेरा सारा सामान यहाँ पर हो, लाइट हो यार, वरना मैं क्या करूँगा यहाँ पे, वाईफाई, इट माइट बी और बेसिक नीड। ये सारी जो हमें एकदम मिनिमम, ये जो सारी हमें चीज़ें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकते, इसे हम कहते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। ये बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड्स में अगर मैं आपको बात करूं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड्स है भाई। खाने को चाहिए, कपड़े चाहिए, छत चाहिए हमें, बराबर। उसके बाद सेफ्टी नीड्स। आप क्या चाहोगे, नई नई सोसाइटी में आप गए हो, आप क्या चाहोगे, भाई यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड तो हो, मेरे घर के बाहर एक मैं कैमरा लगा देता हूँ ताकि यार मैं सेफ तो फील करूँ यहाँ पे, वरना कैसे चलेगा ना, इट्स नॉट ओके राइट। ऐसे आप अनसेफ जगह पे रह रहे हो, उससे बेटर तो वहाँ पे ना रहूँ मैं, बराबर। सो ये हमारी जो हम सेफ्टी के बारे में सोचते हैं वो हमारी सेफ्टी नीड्स कहलाते हैं। सेफ्टी नीड्स हो गए। भाई किसको अकेले रहना पसंद है, हाँ किसको अकेले रहना अच्छा लगता है? आपको क्या चाहिए यार कि यार मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात तो करूँ, ये सोसाइटी में मेरे भी कुछ दोस्त बने, लोगों से बातचीत हो, अकेले अकेले कोई नहीं रह सकता। तुम जहाँ पे पहले रहते थे तुम्हारे सारे दोस्त वहीं पे रहते थे, अब तुम बहुत दूर आ गए हो, योर फ्रेंड्स कांट कम। तुम्हें नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे, यू कांट लिव अलोन राइट। तो ये क्या होता है, हमारा बेसिक नीड, बिलोंगिंगनेस, एफिलिएशन, कि यस इवन आई बिलोंग हियर, वो बिलोंगिंगनेस नीड भी हमें चाहिए। उसके बाद आपने बोला चलो फ्रेंड्स तो बन गए, अरे यार फ्रेंड्स बन गए, बट मेरे को चाहिए रिस्पेक्ट, मेरे को चाहिए कि सब लोग मुझसे पूछे कि हाँ यार व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, लोग मेरी एकदम इज्जत करे, आई वांट दैट नाउ। यार दोस्त तो बन गए, बट उन सब में हम लोगों को ऐसा चाहिए ना कि अरे आई वांट टू बी द लीडर ऑफ देम। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर एस्टीम नीड्स। लोग आपको पहचाने, आपकी इज्जत करे, दैट इज योर एस्टीम नीड। उसके बाद सब होने के बाद आप क्या सोचोगे, भाई चलो मैं ये तो मेरा हो गया, बट नाउ व्हाट डू आई वांट, मैं वहाँ पहुँचूँ जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी जो पोटेंशियल है। मानो यार भाई आपकी पोटेंशियल है सोसाइटी का चेयरमैन बनने की, सो जब आप वहाँ सोसाइटी के चेयरमैन बन जाते हो तो आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है ना, आप उसे फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि आपकी जितनी कैपेबिलिटी थी आप वहाँ पहुँच गए। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपके स्कूल का। आप नई स्कूल में शिफ्ट हुए हो, नई स्कूल में जब आप गए हो तो आपका सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, बैठने के लिए जगह, बराबर। बैठने के लिए आपको जगह चाहिए, ये हो गई आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। बैठने के लिए जगह मिलने के बाद आप सोचोगे ना, अरे नेक्स्ट डे भी जब मैं आऊँ यहाँ पे मेरी जगह कोई ना ले, ये जगह मेरी ही रहे हमेशा। तो ये आप क्या बोल रहे हैं, आपकी सेफ्टी नीड्स, आई वांट दिस। उसके बाद आप अकेले कब तक बैठोगे स्कूल में, यू वांट फ्रेंड्स, आपको चाहिए फ्रेंड्स। तो ये आपकी क्या हो गई, बिलोंगिंगनेस नीड। फ्रेंड्स तो बन गए, आपको चाहिए मैं मेरे ये फ्रेंड्स का मैं लीडर बनूं। टप्पू सेना में कैसे टप्पू लीडर था, आपको चाहिए आप लीडर बनो उसके, तो ये भी आप बन गए। जब आप लीडर बन जाते हो आपकी एस्टीम नीड्स पूरी हो जाती है। पर आप फिर जब आप क्लास के मॉनिटर बन गए, क्योंकि आप में इतनी पोटेंशियल थी भाई, आप में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल थी, आप में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी थी कि आप क्लास के मॉनिटर बन सकते हो। और आप जब क्लास के मॉनिटर एक्चुअल में बन जाते हैं तो आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है आप उसे भी फुलफिल कर रहे हो। देखिए एक्सप्लेनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पीपीटी में मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया है। अरे भाई एक काम कीजिएगा कि ये जब मैं लिखी हुई हूँ, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके, या तो स्क्रीनशॉट ना लेके एक काम करें, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। वीडियो को स्टॉप करके तभी आप नोट्स बनाइए। स्क्रीनशॉट लोगे ना तो हमेशा वो फ़ोन में ऐसे ही पड़े रहेगा, बाद में कब देखेंगे वी डोंट नो। उससे बेटर है अगर लिख लोगे अपने बुक्स में, तो उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। क्योंकि बिकॉज व्हेन वी राइट वी जस्ट से दैट सेम थिंग इन आवर माइंड अगेन एंड अगेन। इसलिए इसे क्या करना है, हमें लिख देना है। वीडियो को पॉज करो, लिख दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ो, है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है हमें।
करते रहो वैसे। सो अगर ये आप देखें, ये देखिए बनाया है ऐसा, आपको एग्जाम में बनाओगे बहुत बढ़िया है भाई। ड्राइंग नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ये बना दो, ऐसे ये कर दो, एक दो ऐसे बस लिख के आपका ख़त्म कर दो। यहाँ लिखोगे साइकोलॉजिकल नीड, फिर यहाँ लिखोगे सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, एस्टिम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट्स इट, हो गया मैस्लोज थियरी, इतनी ही थी। बट अभी मैस्लो की थियरी के हम अजम्पशंस की बात करेंगे। उन्होंने देखिए कोई भी थियरी जब बनाता है ना, कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं। इको में हम अज्यूम नहीं करते, कोई भी हम लोग थियरी की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई वो सारी जब हम बात करते हैं, अजम्पशंस होते हैं या नहीं। तो ये भी एक थियरी, तो इसमें भी अजम्पशंस होंगे या नहीं। इसमें अजम्पशंस क्या कहे थे उन्होंने कि देखिए लोगों का बिहेवियर उनके नीड के ऊपर होता है। हमारी जो नीड्स होती है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। बाद में उन्होंने कहा था कि भाई हमारी नीड्स हमेशा हायरार्कियल ऑर्डर में ही होगी, मतलब ये जो ऑर्डर है हमेशा यही ऑर्डर में होगी, कोई और ऑर्डर में जा ही नहीं सकती। भाई ज़रूरी नहीं है ना, अगर एक छोटा बच्चा है, मतलब छोटा नहीं है, एक इंसान है, उसको बहुत ही जल्दी ऐसा रियलाइज़ हो गया कि भाई दुनिया में मोह माया में मुझे नहीं रहना, बराबर सीधा साधु बन गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ज़रूरी नहीं है। पर उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही है, उन्होंने कहा नहीं सबके हायरार्की में ही जाते हैं। उन्होंने कहा सेटिस्फाइड नीड से आप मोटिवेट नहीं होते। मेरे पास अगर आईफोन आ गया, मुझे अभी मैं मोटिवेट होंगी नहीं होंगी ना, कैसे मोटिवेट होंगी, वो हो गया है मेरा, अभी उसके लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी। नई नीड्स आनी चाहिए मेरी, हर बार इंसान की कोई ना कोई नीड्स बढ़ती रहती है। मैं नेक्स्ट हायर लेवल पे कब बढ़ूंगी, देखिए इधर से मैं इधर कब बढ़ूंगी, जब मेरी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल हो गई है। जब तक ये फुलफिल नहीं होगी मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, ये नहीं हुई है तब तक मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। एक लेवल, जैसे हम लोग स्टेप्स, जब छोटे बच्चे थे, अभी तो हम क्या करते हैं 2-3 ऐसे ही चढ़ जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे हम पहले एक स्टेप पे, फिर दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे, बराबर ऐसा करते थे। वो भी यही कह रहे हैं, पहले अपने सेफ्टी नीड्स, पहले हम लोग अपने बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करेंगे, फिर हम सेफ्टी नीड्स पे आएंगे, फिर हम एस्टीम नीड्स पे आएंगे, नहीं सॉरी, फिर हम बिलोंगिंगनेस नीड पे आएंगे, फिर हम एस्टीम नीड्स पे आएंगे, फिर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे आएंगे। एक भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, 1 by 1। आई होप सो इट्स अंडरस्टैंडेबल, ईजी था ना काफ़ी। चलो वेरी गुड। मोटिवेट करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें देती है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स कैसे भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल, पैसा, या तो पैसे देगी या तो नॉन फाइनेंशियल कोई और तरीके से हमें मोटिवेट करेगी। तो ये जो इंसेंटिव्स है, ये इंसेंटिव्स जो है वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो अभी ये जो इंसेंटिव्स है वो फाइनेंशियल हो सकते हैं या तो नॉन फाइनेंशियल। अभी मैंने जैसे आपको कहा, ये देखिए मैंने पूरा आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको बाद में पॉज करके देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहली है हमारी पे एंड अलाउंसेस। बेसिक सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए, काम क्यों कर रही हूँ मैं, वो सैलरी के लिए। तो बेसिक सैलरी, कोई अलाउंसेस जो होते हैं कि यार ट्रैवल अलाउंस, मैं मेरा ऑफिस कहीं और मैं कहीं और रह रही हूँ, ट्रैवल अलाउंस उन्हें देना चाहिए ना। आई बी मोटिवेटेड कि हाँ चलो यार, इधर आने जाने का खर्चा तो दे रहा है, फूड अलाउंस खाने को दे रहा है यार, थैंक गॉड। सो ये चीज़ें मोटिवेट करती है लोगों को। सो पे एंड अलाउंस सबसे बेसिक चीज़ें हैं, सबसे बेसिक ये है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव। मानो मेरे बॉस ने कहा कि देखिए सब लोग जब तक 50 यूनिट अगर प्रोड्यूस करेंगे ना, सबको मैं दूंगा 100 रुपए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मैं 50 यूनिट्स के लिए हम हमेशा 100 रुपए दूंगा ही दूंगा, 50 करो 100 दूंगा। बट आपने अगर 50 से ज़्यादा, एक भी ज़्यादा किया तो मैं आपको हर एक के लिए आपको दूंगा 3 रुपए एक्स्ट्रा। हर एक आपने अगर 50 से ज़्यादा किया तो मैं आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। भाई मैं तो खुश हो गई, मैंने बोला चलो यार ये तो बढ़िया है। अगर मैंने 60 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो क्या होगा, मुझे 100 रुपये तो मिलने ही है, ये जो एक्स्ट्रा 10 मैंने किए उसके मुझे 30 रुपये मिलेंगे। भाई मैं 130 रुपये घर लेके जाऊंगी यार, अमेजिंग ना, बढ़िया चीज़ है ये। तो ये होती है हमारी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव। इसमें कहते हैं आप ज़्यादा मेहनत करो हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, बराबर, कम मेहनत करो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो ये इजी था और कुछ इसमें था ही नहीं बात।
ज़्यादा मेहनत करो ज़्यादा मिलेंगे, कम मेहनत करो कम पैसे मिलेंगे, इट्स अप टू यू। आप लोग अच्छे से करो, आपको बढ़िया मिलेगा। हम तो आपको पैसे देने के लिए रेडी बैठे हैं यहाँ पे, आपके ऊपर है यार, आप करने बैठो, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आपको बता दिया, बराबर। फिर आता है बोनस, मिलता है या नहीं? दिवाली पे बोनस, क्रिसमस पे बोनस, बोनस मिलता है ना। ये बोनस से भी लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं यार। काफ़ी बार बॉस लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम अपना टारगेट अचीव कर दो, इस बार बोनस पक्का ही पक्का है आपके लिए। सो वो लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई बोनस यार, एक्स्ट्रा पैसे, एक काम करते हैं और मेहनत करता हूँ। तो ये क्या है, बोनस लोगों को मोटिवेट करता है। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, कंपनी ने कहा कि देखिए यार, इस बार हम लोगों का है ना 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वेरी गुड। उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ से जब भी ज़्यादा होगा ना, वो एक्स्ट्रा पैसे हम क्या करेंगे, हम हमारे सारे एम्प्लॉयज़ में बांटेंगे। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ 15 करोड़। तो 10 करोड़ से जो ज़्यादा 5 करोड़ थे, वो लोग क्या करेंगे, ये पूरे उनके किस में बांटेंगे, एम्प्लॉयज़ में। एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएंगे ना, एम्प्लॉयज़ विल बी लाइक, अरे भाई कितना सोच रहे हैं हमारे लिए, अपने प्रॉफिट में से अपने सारे एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रहे हैं, दैट इज सो अमेजिंग यार, ऐसा तो कोई नहीं करता, दे आर डूइंग इट, वाओ दैट्स वेरी गुड। उसके बाद अभी आता है को पार्टनरशिप या तो स्टॉक ऑप्शन। अभी क्या होता है कि जो हमारे मैनेजर है उन्होंने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बोनस ले लो या तो आपके पास स्टॉक ऑप्शन है, हम आपको हमारे कंपनी के शेयर्स देंगे। तो इसमें क्या हुआ, मैं स्मार्ट, आई एम वेरी स्मार्ट, मैंने बोला बोनस नहीं चाहिए, मैं तो लूँगी कंपनी के शेयर्स। कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉयज़ को मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में देते हैं। अगर 100 रुपये चल रहा है मार्केट वैल्यू, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको शायद 90 रुपये में दे दे। भाई जब हमारे पास शेयर्स आते हैं, हम कंपनी के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। तो हर साल हमें डिविडेंड आते रहेगा, अरे कितना बढ़िया है, बोनस एक बार आता है, डिविडेंड तो हर साल आएगा, किसको नहीं चाहिए ये। तो आई एम वेरी स्मार्ट, आई विल बी टेकिंग शेयर्स, यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप क्या लोगे, बोनस लोगे या आप लोगे शेयर्स, ठीक है। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखिए कोई भी इंसान होता है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है या नहीं, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू थिंक कि आगे जाके क्या, अभी के तो मैं कमा रहा हूँ, अभी के मेरे सारे खर्चे चल जाएंगे, बट आगे जाके आफ्टर माई रिटायरमेंट व्हाट विल आई डू यार, तब मेरा क्या होगा। कंपनी बोलती है डोंट यू वरी माई चाइल्ड, आई एम देयर फॉर यू। वो लोग बोलेंगे कि आपको देखो पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड आपके लिए खोला है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आपके रिटायरमेंट के बाद आप बस सिर्फ चिल मारो। तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे ना कि यार रिटायरमेंट के बाद के लिए भी हमारे लिए ये लोग सोच रहे हैं, ऐसा कौन सोचता है, हम बहुत मेहनत करेंगे ये कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद पर्क विजिट्स, भाई पर्क विजिट्स एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक कंपनी करती है, मेडिकल एड दे दिया, मेरे बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए वो लोग पैसे दे रहे हैं, नहीं सही है ना। कार के लिए मुझे लोन दे दिया उन्होंने, मैं बोली वाह भाई वाह, ये लोग तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रहे हैं मुझे, और क्या ही चाहिए मुझे। ये हो गए सारे फाइनेंशियल, पैसे के रिलेटेड। नॉन फाइनेंशियल में आते हैं, हम लोग बात करते हैं स्टेटस। स्टेटस, इज्जत चाहिए कि नहीं इंसान को, मैं सोचूंगी कि भाई पैसे नहीं, इज्जत बढ़ानी है, मेरे को चाहिए इज्जत। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी लाइक ओ वाओ शी इज सो अमेजिंग यार, इसके जैसा बनना है मुझे। मेरा स्टेटस अगर मुझे अच्छा चाहिए, मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगी, तभी तो मेरा स्टेटस अच्छा होगा। मेहनत नहीं करूँगी तो लोग बोलेंगे छी इसको कुछ आता ही नहीं है। तो स्टेटस है मेरा ये फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, भाई ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट बढ़िया होना चाहिए कि नहीं। क्लाइमेट मतलब ऐसा नहीं सोचना ठंडी हवाएं चलेगी और वो सब। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब है आपका मैनेजर जो है बहुत अमेजिंग है, आपकी नीड्स का ध्यान रख रहा है, ही कम्युनिकेट्स विथ यू वेरी वेल, सो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जब अच्छा होता है, इंसान मोटिवेट होता है काम करने को कि हाँ भाई इतना बढ़िया है, यहाँ पे आई कैन स्टे एंड आई कैन वर्क पीसफुली, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी मुझे। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दो यार, लोगों को क्या लाइफ में वहीं के वहीं रहना है, नहीं, लोगों को आगे बढ़ना है, लोगों को चाहिए प्रमोशन। तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई आप लोगों को क्या करो, आप लोगों को बोलो कि तुम अच्छा काम करो, हम तुम्हें आगे लेके जाएंगे, तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम नई स्किल सीखोगे, तुम्हारी नॉलेज और डेवलप होगी। इससे इंसान मोटिवेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, भाई लोगों को आगे जाना है।
मैंने बोला यार मैं यार रोज आती हूँ ऑफिस में, रोज एक का एक ही काम करती हूँ। जब देखो मेरा बॉस कहता है जाओ चाय लेकर आओ, जाओ कॉफी लेकर आओ, एक का एक काम। अरे व्हाट इज दिस यार, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। इसलिए क्या करना चाहिए एक मैनेजर को, जॉब एनरिचमेंट। मेरी जॉब को ऐसे डिज़ाइन करो कि आई हैव गॉट वेराइटी ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं और ज़्यादा सीख सकूं। ये होती है हमारी जॉब एनरिचमेंट। हम लोग स्कूल में जा गए हैं, स्कूल में आपको पता है ना कि अगर हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, अवार्ड मिलता है, कुछ प्राइज़ मिलता है। प्राइज़ क्या टीचर आपको अकेले में देती है? आई डोंट थिंक सो। सबके सामने आपको प्राइज़ देते हैं ना। सबके सामने जब प्राइज़ देते हैं, सब सच सच बताना, बहुत अच्छा लगता है, हाँ कि ना? कि ओ माय गॉड, सब फ्रेंड्स के सामने, सबके सामने मुझे प्राइज़ दिया है। वो लड़की जो मुझे पसंद थी उसके सामने दिया है। ओह हो, क्या बात है ये। क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें आप उन्हें अवार्ड दीजिए, आप उन्होंने जो काम किया वो रिकग्नाइज कीजिए कि वाह भाई वाह, क्या काम किया है तुमने। अकेले में नहीं, सबके सामने। जब सबके सामने होता है तो कितना हम खुश हो जाते हैं कि सबके सामने मेरी तारीफ की। मम्मी जब आपकी सबके सामने तारीफ करती है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता कि हाँ यार चलो मम्मी ने तारीफ तो कर दी मेरी। यहाँ पे भी वो होता है, तारीफ सबके सामने करनी है। बट अगर कुछ उसे सिखाना है, अगर उन्होंने कोई गलती की है एम्प्लॉय ने, वो अकेले में बताना है। गलती हमेशा अकेले में बतानी चाहिए, बट तारीफ सबके सामने करनी चाहिए। एक इंसान को कभी भी नहीं पसंद है कि उसको अगर कोई भी बुरी बात बोले सबके सामने, भाई नीचा फील करता है ना काफ़ी। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कभी भी ऐसा हो, तारीफ करनी है, आप सबकी तारीफ सबके सामने कीजिए, बट कभी भी उसको नीचा मत दिखाइए सबके सामने। अगर उसकी कोई गलती है, गलती का एहसास उससे आपको करवाना है, अकेले में उससे बात कीजिए, सबके सामने कभी नहीं करना। उनका इतना जो रेप्यूटेशन है पूरा डाउन चले जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। जॉब सिक्योरिटी की बात करें, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कि आपकी अगर जॉब है तो वो सिक्योरिटी हो। ऐसा ना हो ना कि आज आप आए हो, कल आप आए तो आपको बोला भाई अभी से मत आना, यू कैन लीव नाउ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है यार, तभी इंसान शांति में अच्छे से काम कर पाएगा। बाद में एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, उन्हें भी पार्टिसिपेट करने दो यार, उन्हें भी डिसीजन लेने में हेल्प करने दो। वो नोज उनके पास बढ़िया से कोई आइडियाज़ हो तो इससे क्या होगा, वो इंसान मोटिवेट होगा। यार देखो हम लोगों को पार्टिसिपेट भी करने दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, अच्छी बात है यार। दे आर सीइंग, दे आर लिसनिंग टू आवर ओपिनियन। बाद में एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्पावर करना है उन्हें, उन्हें ये दिखाना है कि भाई आप उन्हें और ज़्यादा नॉलेज बढ़ा रहे हो, आप उनकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, जिससे क्या होगा आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा बेटर पड़ता है। ईजी। अभी देखो बाकी के जो स्लाइड्स है आप उसे पॉज कर करके देख सकते हो। इन सब में मैंने क्या किया है आपके लिए, उन सब का एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है, ठीक है। देखो इट्स बिकम्स ईजियर, राइट। समझा दिया, अभी आपको सिर्फ देख लेना है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना एम्प्लॉई एम्पावरमेंट तक। चलो अब बढ़ जाते हैं हम लोग, आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, लीडरशिप। ओ सॉरी, ये कलर दिखता नहीं ना, हम लेते हैं हमारा फेवरेट येलो कलर। आई लाइक दैट कलर, ब्राइट है ना, अच्छा लगता है। लीडरशिप पे आते हैं। लीडरशिप का मीनिंग क्या है? लीडरशिप का अर्थ है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, भाई इन्फ्लुएंस करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। और इन्फ्लुएंसिंग समवन कि यू डू इट इन सच अ वे। मोटिवेशन अंदर से फीलिंग थी, लीडरशिप में क्या है, आप उनको ये एहसास करवा रहे हो। ये दोनों में ये एक फ़र्क है, ठीक है। मीनिंग तो हमने समझ लिया, अब आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर। ये इतने कम फीचर्स है, देखो इट्स सो इजी, राइट, कम में हो गया। देखो लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। मेरे में एबिलिटी तो होनी चाहिए भाई। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, बट मैं आपको इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाई, देन आई एम नॉट अ लीडर। लीडर वो होता है जो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाता है, अच्छे से उन्हें समझा पाता है। लीडर अगर एक है तो उससे क्या होता है, वो मेरे बिहेवियर में कोई चेंज लेकर आएगा। आपको आपकी मम्मी बोल बोल के थक गई, भाई बेटा सुबह उठ जा उठ जा उठ जा, उठते ही नहीं हो। बट आप एक जन के पास गए, आपने उनसे बात करी, तो उन्होंने आपको इतनी बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंस किया दैट सी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
आपके बिहेवियर में नेक्स्ट डे से चेंज। आप उठ गए सुबह, आपके मम्मी देख के दंग, ये क्या बात हुई भाई, ये उठ गया, ये क्या बात है, सही है, ये किसने तुम्हें बताया, मैं तो तुम्हें इतने सालों से बोल रही हूँ उठने के लिए, तब नहीं उठे। तो तुम क्या बोलोगे मम्मी को, मम्मी आप बोल तो रहे थे पर आपकी बात में दम नहीं था, यू आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस मी, आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, इसलिए ये बंदे ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि भाई ये तो करना पड़ेगा। ये क्या है, एक इंटरपर्सनल रिलेशन है लीडर का और फॉलोअर का। लीडरशिप क्या इंडिकेट करता है कि कैसा रिलेशन है एक लीडर का और एक फॉलोअर का। भाई ये क्यों करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो अचीव कर सके। यू आर इन्फ्लुएंसिंग एवरीवन दैट यू नो यू वर्क लाइक दिस, भाई ऐसे काम करो वैसे करो, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई। एक बार मैंने वो लड़के को बोला, आपको बोला कि भाई 5 बजे उठ जाना है, आप उठ गए, बट मुझे आपको कंटिन्यूसली आपको लीड करते रहना पड़ेगा, आपको इन्फ्लुएंस करते रहना पड़ेगा, वरना आप फिर नेक्स्ट डे आप भूल जाओगे। थोड़े एक हफ्ते आपने किया, सेकेंड हफ्ते से आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलता ना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुझे करते रहना पड़ेगा। ठीक है, लीडरशिप के 3 स्टाइल्स है। ठीक है, लीडरशिप में हम लोग उसे टाइप्स नहीं बोलते, हम लोग उसे बोलते हैं स्टाइल्स। हमें कौन सा है, पहला है ऑटोक्रेटिक जो आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर आता है डेमोक्रेटिक, उसके बाद है लाइजेस फेरे। ये बहुत ही अजीब है, हाँ, लाइजेस फेरे बोलना या फेर बोलना, कैसे भी बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है, बुक में तो हमें एग्ज़ाम में तो लिखना है, इट डज़ नॉट मैटर, फेरे बोलो फेर बोलो, इट्स ओके, कौन देखने आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इंडिया में इसे फेर बोलते हैं बट एक्चुअल में इट इज़ फेरे। ठीक है, इट इज़ फेरे नॉट फेयर, बट डज़ नॉट मैटर टू अस, हाउ डज़ इट मैटर। तो लीडरशिप स्टाइल में हम लोग सबसे पहले करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ये है ना, हमारा है लीडर, ये है लीडर और ये है उसके फॉलोअर्स। ठीक है, ये दोनों जो है ये है उसके फॉलोअर्स। आई विल राइट इट ओवर हियर सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। बराबर, ये लीडर उनको बोलते सिर्फ क्या करता है, ऑर्डर देता है, सिर्फ ऑर्डर देता है, ये करो वो करो, ऐसे करना है वैसे करना है, सारे डिसीजन यही लेता है। इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, ये बोलेगा और ये लोग सुनेंगे, इनकी ये सुनता ही नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन हो गया इसमें। बराबर, लीडर बड़ा डॉगमैटिक है। डॉगमैटिक का मतलब क्या होता है, इसके डिसीजन को अगर आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया, वो बोला लेफ्ट जाना है, आप बोले नहीं सर राइट जाना है, उसे पसंद नहीं आएगा, बोला तुमने कैसे बोला मुझे, हाउ डेयर यू टेल मी कि यार राइट जाना है, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, मैंने तुमको क्या बोला, ऑर्डर दिया है, तुम मुझे बताओगे नहीं, मैंने बोला लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट ही जाना है, बड़ा डॉगमैटिक है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक में क्या है भाई, बहुत अच्छा है, देखो ना बोल रहा है व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन द मैटर। ये जो है ना लीडर है, कितना बढ़िया इंसान है ना, इनको पूछ रहा है आप लोग भी अपना ओपिनियन बताइए, क्या कर सकते हैं। वो डिसीजन मेकिंग में हमेशा इनको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में बहुत इन्वॉल्व करता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल तब होगी जब भी हमारे जो सबॉर्डिनेट्स है काफ़ी ज़्यादा कम्पिटेंट हो, बहुत ज़्यादा उन स्किल्ड हो, तब ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है यार, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि मैं तुम्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, तब वो उन्हें करते हैं। ठीक है, इनका एम्प्लॉय का मोराल बढ़ जाता है कि वाह इन्होंने हम लोगों को लिया डिसीजन मेकिंग में, दैट्स अमेजिंग, हमें तो कोई पूछता नहीं है, आपने हमको पूछा, यू आर वेरी नाइस यार, आई रियली लाइक यू, वेरी गुड। अब आ जाता है हमारा फेवरेट लाइजेस फेरे। लाइजेस फेरे में क्या बोलते हैं वो, यहाँ पे आई ट्रस्ट यू, भाई चिल मार के बैठता है लीडर, लीडर चिल मार रहा है, वो कुछ करते ही नहीं है, वो बोलता है हाँ हाँ तुम लोग कर लो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कैसा होता है, जो भी सारे फॉलोअर्स है वो लोग सब डिसाइड कर लेते हैं क्या काम करना है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो लोग अपने आप सुलझा लेते हैं। लीडर को तब बुलाता है जब भी एक्चुअल में वो लोगों की से हैंडल चीज़ ना हो पा रही हो। लीडर बोलता है तुम लोग काम कर लो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है यार, आई नो तुम लोग बढ़िया कर लोगे। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कौन सा, लाइजेस फेरे लीडरशिप स्टाइल।
इसमें इसका मतलब क्या होता है, लेट देम डू। ये देम कौन है, ये है हमारे, देम कौन है, हमारे सारे फॉलोअर्स। वो बोलता है भाई तुम करो, आई डोंट केयर, तुम करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर। हमारे दो एलिमेंट्स हो चुके हैं, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब आ जाते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन का हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट की बात करें तो उसमें आएगा मीनिंग और फिर आएगा फीचर्स। चलो अगर मीनिंग देखें, कम्युनिकेशन अगर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा यार ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है क्या नहीं। नॉलेज और इंटेलिजेंस जो एक मैनेजर के पास है वो तभी ही काम की है ना जब वो उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहा है। बहुत दिमाग है मैनेजर के पास, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं वेरी वेल, पर वो बता ही नहीं पा रहा है सही से अपने सबऑर्डिनेट को। क्या काम का उसका नॉलेज इतना, नथिंग, बकवास है। नॉलेज अगर नॉलेज क्या, कम्युनिकेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है उसका डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विथ वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, हाँ दे आर ऑन द सेम पेज, यू कैन से दैट। कम्युनिकेशन का एक और डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, कम्युनिकेशन refers to exchange of ideas, view, facts, feelings, etc. between two or more person to reach common understanding. सेम था, बट आप इसमें से दोनों में से कोई भी डेफिनेशन या मीनिंग आप लोग याद रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग अभी इसमें और है थोड़ा सा। कम्युनिकेशन का अभी हम लोग बात करें तो आ जाते हैं हम फीचर्स के ऊपर। भाई अभी फीचर्स देखते हैं हम लोग, फीचर्स क्या है इसके। भाई ये सोशल प्रोसेस है, ठीक है, कम्युनिकेशन सोशल प्रोसेस है, क्योंकि दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये सोशल प्रोसेस ही हो गया ना। व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन और दी अदर, ये एक सोशल प्रोसेस हो गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आइडिया, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस क्यों भाई, सेंडर कुछ सेंड कर रहा है, रिसीवर कुछ रिसीव कर रहा है, बात खत्म, हाँ कि ना। ये ऑल परवेसिव फंक्शन है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में सबको करना पड़ेगा कि नहीं, एवरीवन हैज टू कम्युनिकेट विद एनीवन। भाई आपको सबके साथ करना ही पड़ेगा, जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा। आपको एक दूसरे के साथ बोलना तो पड़ेगा, ये करो वो करो, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू से समथिंग फ्रॉम योर माउथ, यस और नो। तो फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, ये काम किया तुमने, अरे वो किया कि नहीं, अरे ये एक बाकी रह गया, अरे वो बाकी रह गया, यू हैव टू कम्युनिकेट कंटिन्यूअसली। उसके बाद क्या है, इट एम्स एट क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ताकि जिसने कुछ बोला और जो कुछ सुन रहा है उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। मानो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी आप प्लीज़ ये जो मेरे लिए आज ये सब्ज़ी बना देना, तो क्या हुआ, हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है ना। हम दोनों ने, जब मैंने मम्मी से कम्युनिकेट किया दैट आज ये सब्ज़ी बनाओ, तो क्या हुआ, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आई, दैट शी आई सेड समथिंग एंड शी अंडरस्टूड दैट। तो हमारे बीच में वो कॉमन चीज़ है एंड शी इज़ मेकिंग दैट सेम थिंग। पर अगर उन्होंने भिंडी की सब्ज़ी की जगह अगर उन्होंने करेले की सब्ज़ी बना दी, कम्युनिकेशन ही नहीं था। भाई मैंने क्या बोला, आपने क्या किया, सुनते हो कि नहीं सुनते हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है हमारा दो तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसके पहले हम लोग एक बार क्या देख लेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, बेसिस फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने आपको ये सीधा सीधा क्यों डिफ्रेंसिएशन में दिया है, डिफ्रेंसिएशन में देने का रीज़न ये है कि आप यहाँ से ही आप अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल का अगर आपको कुछ पूछा हो यहीं से लिख दो, फॉर्मल का पूछा ये सारे पॉइंट्स उठा के लिख दो, इनफॉर्मल का पूछा ये लिख दो, डिफरेंस पूछा है तो ये दोनों लिख दो, आपका एक में ही काम हो गया ना, इसलिए ठीक है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल, एक बात बताओ, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर याद है या नहीं, स्कूल में हमने सबने लिखा है। फॉर्मल लेटर में हम कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं, डियर सर दिस दैट, वी से इट सो नाइसली। एंड इन इनफॉर्मल हाउ डू वी राइट इट, हाय हाउ आर यू, आई होप यू आर गुड। क्या हम ये सब फॉर्मल में लिखते हैं, नहीं ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जबकि ये कैसा है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है।
बाद में रिलेशन क्या है, ये फॉर्मल रिलेशन में के बेस पे होता है। मेरा अगर मेरे बॉस के साथ एक फॉर्मल रिलेशन है, सो द वे आई बी टॉकिंग वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। हमारे बीच में जो भी बातें होगी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड होगी, यस और नो, बराबर। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोस्ट। भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोस्ट, तो कोई भी हो कैसा भी हो, मैं उनके साथ मेरा रिलेशन बढ़िया है, सो आई एम टॉकिंग विद देम नाइसली। मेरा उनके साथ ओ चलो हाय व्हाट्सअप, आई एम डूइंग ऑल दैट स्टफ विद देम, करेक्ट। सो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर फ्लो ऑफ डायरेक्शन की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन या तो वर्टिकली जाता है, या तो हॉरिजॉन्टल, या तो डायगोनल। ये मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दिस, अभी सिर्फ हमें नाम याद रखना है। कैसे जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल, ठीक है। ये कैसे भी जा सकता है भाई, एवरी पॉसिबल। इससे बात की, उससे बात की, कहाँ कहाँ किस किस से बात की, डज नॉट मैटर। इसमें ऐसे नहीं चलता, फॉर्मल में ऐसे नहीं। या तो वर्टिकल में जाता है प्रॉपर, या तो हॉरिजॉन्टल, या तो डायगोनल। भाई इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें इधर उधर किसी से भी बात करो, है ना। चैनल, इन कैसे बात करते हैं, इनका फॉर्मल चेन होता है, कम्युनिकेशन का फॉर्मल चेन होता है, उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, सारे फॉर्मल चैनल को कट करके इधर उधर वो लोग किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत रिजिड होता है यार, आपको वो ही चैनल फॉलो करना ही पड़ेगा, यू कांट ब्रेक द चैनल। जबकि ये फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इट्स कम्प्लीटली फाइन। रिलायबिलिटी की बात करिए, बहुत रिलायबल है, पर इनफॉर्मल में रूमर्स भी फैल सकते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ये क्यों फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों करते हैं लोग, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट क्यों करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर सके। ये बस टाइम पास, लोगों के साथ गॉसिप करना है, इसलिए बात कर रहे हैं, हमारी पर्सनल नीड है, इस वजह से हम लोग बात कर रहे हैं, गॉसिप करना है। भाई क्या किया तूने, कल पार्टी में गई थी या नहीं, वहाँ पे कौन कौन आया था, ये सारा तो हम लोग हमारे टाइम पास के लिए ना, इसलिए बात कर रहे हैं। यस और नो, इससे ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होगी, आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। क्या अचीव होने वाली है, सो इससे क्या होता है, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये मैसेज क्या होता है, इसका मैसेज एकदम ऑफिशियल और प्लान्ड होता है, सोच समझ के बराबर से एक मैसेज सेंड होता है जो कम्युनिकेट होता है। इसमें तो अनऑफिशियल मैसेज है यार, भाई किसने, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्रिकेट का स्कोर क्या था, इस कौन जीता ये गेम, ये सारा हमारा क्या होता है, एवी, ठीक है, अनऑफिशियल मैसेज होते हैं, ये ऑफिशियल मैसेजेस होते हैं, बराबर। चलो अब फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे हम लोग और थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसमें हमारे पास कितने तरीके होते हैं, देखो आपका जो फ्लो है, आपका कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, जो मैंने आपको बताया था। अब वर्टिकल में हमारे पास दो और है, डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड की बात करें, डाउनवर्ड में अगर हम लोग बोले, डाउनवर्ड में कैसा होगा, जो सुपीरियर है, देखिए हमें सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और ये होता है डायगोनल। अब डाउनवर्ड की अगर हम बात करें, तो जो सुपीरियर है, एक जगह पे सुपीरियर है, एक जगह पे सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो डाउनवर्ड में नीचे जा रहा है, तो सुपीरियर किससे बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट से। सबऑर्डिनेट को सारे इंस्ट्रक्शंस देगा, अरे ये करना है, वो करना है, ये कर देना, वो कर देना, ये होता है किसमें, डाउनवर्ड में। जब अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, अब ये सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है, यस और नो, इसमें वो सब कुछ रिपोर्ट दे रहा है कि हाँ भाई ऐसा काम हो गया, मैंने ये काम कर दिया है। अगर कोई कंप्लेन होगी तो वो कंप्लेन करता है सब सुपीरियर को, भाई ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, ये सारा अपवर्ड में जाता है। तो देखिए वर्टिकल ही है, बट वर्टिकल में या तो नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ। फिर अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, दोनों ही सबऑर्डिनेट है, ये भी सबऑर्डिनेट, ये भी सबऑर्डिनेट, बट है दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के। ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, और ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो दोनों सेम लेवल पर है, और एक दूसरे के साथ जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, लैटरल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं डायगोनल पे। तो देखो
ये तो सबऑर्डिनेट है, ऐसे जा रहा है तो ये सबऑर्डिनेट और ये तो सुपीरियर होना ही है। अरे बट ये तो सुपीरियर किसी और डिपार्टमेंट का है और ये सबऑर्डिनेट किसी और डिपार्टमेंट का है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन है ना, एक दिक्कत देता है। डायगोनल कम्युनिकेशन में ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, यहीं पर उसका सुपीरियर है, बराबर यहीं पे उसका सुपीरियर है। वो बोला मेरे से बात नहीं करके, मेरे से कम्युनिकेट नहीं करके सीधा इसके साथ बात कर, ईगो को हर्ट हो जाता है इनके, तो एक थोड़ी दिक्कत आती है डायगोनल कम्युनिकेशन में। ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते भी। नेटवर्क्स, हमें ये तो पता है कैसे फ्लो होता है, बट अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है सिंगल चेन नेटवर्क। सिंगल चेन नेटवर्क में क्या होता है, सब लोग ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे एक, फिर ये, तो ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर A को D को कुछ बात बोलनी है तो वो क्या करेगा, पहले B को बताएगा, B C को बताएगा, C D को बताएगा, लाइन में ही जाएगा ये चीज़। ठीक है। व्हील नेटवर्क, व्हील नेटवर्क कैसा होता है, देखो ये है सबऑर्डिनेट A, ये है सबऑर्डिनेट B, ये है सबऑर्डिनेट C, ये है सबऑर्डिनेट D और ये है हमारे सुपीरियर G। इसमें क्या होता है पता है, अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना होता है, अगर A को C से कुछ बोलना है, डायरेक्टली नहीं बोल सकता, वो क्या करेंगे, पहले सुपीरियर को बताएंगे, सुपीरियर फिर C को बताएगा। सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, जो भी सारी बातें हैं वो कैसे होगी, जो ओनली थ्रू सुपीरियर, सुपीरियर ही सारी बातें इधर से उधर करेंगे। तो सबऑर्डिनेट्स कैन नॉट टॉक विथ ईच अदर, ये है हमारा व्हील। फिर आता है सर्कुलर। सर्कुलर नेटवर्क कैसा होगा, देखो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है E। इसमें कैसा होगा, ये लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ऐसे बात कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी, A जो है वो B के साथ और E के साथ बात कर सकता है, बट D और C के साथ नहीं। E A और D के साथ, अपने एडजेसेंट वाले जो कलीग्स है ना, उनके साथ वो लोग वार्तालाप कर सकते हैं। फिर आता है फ्री फ्लो नेटवर्क। फ्री फ्लो नेटवर्क इसी में एक आगे का एक स्टेप है। इसमें ऐसे हमें एक ट्रायंगल बना देना है, इसमें सब लोग सबके साथ बात कर सकते हैं। देखो जैसे मैं A का एग्जाम्पल लूँ, A E के साथ और B के साथ तो कर ही सकता है, A D के साथ भी और C के साथ भी बात कर सकता है। Everyone can talk to anyone that they want in the circular, in the free flow network. फिर आता है इन्वर्टेड V। इन्वर्टेड V कैसा है, देखो ये है सबसे बड़ा सुपीरियर, फिर ये आते हैं, फिर ये और ये। तो इसमें कैसा है आपको पता है, अगर ये जो C है, C का ये सुपीरियर है, ये C का सुपीरियर है, सुपीरियर ऑफ C, और ये तो B का सुपीरियर है, मतलब बॉस का बॉस है ना, ये बॉस का बॉस है। तो इसमें C है ना, B के साथ भी वार्तालाप कर सकता है और A के साथ भी डायरेक्टली वार्तालाप कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड V। बराबर, इजी था यार, बहुत इजी था। चलो अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर आ जाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हमारा दूसरा नाम याद रखना, दैट इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन होता है, इसमें गॉसिप बहुत होती है, ये तूने ये किया, ये तूने वो किया, डिड यू सी दिस, डिड यू सी दैट। गॉसिप बहुत होती है, गॉसिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी फैलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स बनाए हैं उनके साथ हम लोग जो टाइम पास वाली बातें करना, वो सब करना, ये इनफॉर्मल होता है। ठीक है, अभी इसमें सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड कैसा, सीक्वेंशियल, जो हमारा सिंगल वो चेन था ना वैसे ही जाएगा, ये इसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, कोई भी हो सकता है ये कोई B कोई A का सुपीरियर नहीं है, कोई भी है ये। ठीक है, रैंडमली कोई भी इंसान। गॉसिप में क्या होता है, गॉसिप में एक इंसान क्या करता है, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, ये तुझे पता है ऐसा हुआ, सन बना दिया है मैंने तो नहीं तुम्हें पता है ऐसा हो गया, अरे बाप रे उसने पता है आज क्या पहन कर आई थी, तुम्हें पता है ये ऐसे कर रहा है,
तुम्हें पता है ये इसके साथ ये डेट कर रहा है, ऐसे सब इसमें बातें होती है फालतू की। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल के साथ रैंडमली कम्युनिकेट करता है, बट इसमें एक चीज़ हो सकती है कि रैंडमली सेंस कम्युनिकेट कर रहा है, सबको वो इन्फॉर्मेशन पास ना करे, वी डोंट नो। फिर लास्ट है अपना क्लस्टर में कैसा होता है, मैं सिर्फ उन लोगों को बात बताऊंगी जिन पे मुझे भरोसा है, मैं सिर्फ उनसे ही बात करूंगी। इन सब में ऐसा नहीं था किसी से भी रैंडम, मैं सिर्फ उन लोगों से बात करूंगी जिन पे मुझे भरोसा है। ये होता है हमारा क्लस्टर। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इजी था या नहीं था, सच्ची सच्ची बताना, बहुत इजी था बराबर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो आप वीडियो देखेंगे वो आपकी कौन से किसके ऊपर होगी, वो आपकी होगी ऑन कंट्रोलिंग। आई होप आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।